Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Dr. Faryal Rao and today I am going to give you presentation on research. चलते हैं हमारी पहली स्लाइड की तरफ. रिसर्च क्या है? व्हाट इज़ रिसर्च? क्या है तहकीक? तहकीक, रिसर्च ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमें नज़र आती हैं. रिसर्च बेसिकली है क्या? आपका किसी भी चीज़ के बारे में खोजना, जानना, उसके बारे में सवालात करना, उनके जवाबात को ढूंढना और उन जवाबात के नतीजे में किसी नतीजे को अख़ज़ करना इज़ बेसिकली रिसर्च. आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोड से जा रहे हैं, आप गाड़ी में मौजूद हैं, आप एक सड़क से गुज़र रहे हैं. जैसे ही आप सड़क से गुज़रते हैं आपको एक बहुत बड़ा पत्थर नज़र आता है. अ ह्यूज साइज ऑफ स्टोन यू सी ऑन द रोड. नाउ व्हाट विल यू डू? You will see that stone and then you will start thinking how can I remove that stone. आप सोचना शुरू करते हैं कि मैं इस स्टोन को कैसे रिमूव कर सकता हूँ या वहाँ से हटा सकता हूँ क्योंकि मुझे आगे जाना है. आप गाड़ी से उतरते हैं, फोर्स लगाते हैं, तमाम ताकत लगाने के बावजूद वो यूज साइज स्टोन को आप मूव नहीं कर पाते. बट आपको आगे जाना है. आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं. जो आप सोचना शुरू करते हैं, दिस इज़ हाउ रिसर्च स्टार्ट. आप सोचते हैं कि मैं इस स्टोन को कैसे रिमूव कर सकता हूँ, कैसे इसको डिस्प्लेस कर सकता हूँ, कैसे इसे यहाँ से हटा सकता हूँ ताकि मेरी गाड़ी आगे जा सके. तो वहाँ से आपकी रिसर्च शुरू हो जाती है. आपके जहन में सवालात आना शुरू हो जाते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2, पॉसिबिलिटी नंबर 3. इस स्टोन को इसकी जगह से रिमूव करने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरह से इसे रिमूव किया जा सकता है. आपके जहन में आइडियाज़ आने शुरू होते हैं. क्या मुझे और ज़्यादा फोर्स लगानी चाहिए? पहला आइडिया. क्या मुझे किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए? 2 लोग 3 लोग मिलकर फोर्स लगाएं तो शायद ये स्टोन मूव हो जाए. या फिर तीसरा ऑप्शन, और कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए जब मैं इसे मूव करूं तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़े, ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़े, ना मुझे किसी और की हेल्प की ज़रूरत पड़े. आपको दूर एक रॉड नज़र आता है. आप कहते हैं कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई शुड डू. यू टेक द रॉड और आप आते हैं उस स्टोन की तरफ, उसे देखते हैं, उसे ऑब्ज़र्व करते हैं एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि इसको किस तरह से मूव किया जा सकता है. आप उस रॉड को इस पोजीशन में स्टोन के साथ रखते हैं कि न सिर्फ वो स्टोन बड़ी आसानी से मूव हो जाता है बल्कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगाए बिना आप उस पत्थर से जान छुड़ा लेते हैं. कैसे? जैसा आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, और बहुत सारे स्टूडेंट जो कि साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम्पल को पहले भी कहीं दफ़ा पढ़ चुके होंगे. हम इसे थोड़ा सा दोबारा से डिस्कस करेंगे. इसके अंदर रिसर्च कहाँ से आती है? सबसे पहले आपके जहन में सवाल आता है, हाउ कैन आई रिमूव दिस स्टोन विदाउट पुटिंग टू मच एफर्ट, विदाउट टेकिंग हेल्पिंग फ्रॉम समवन. हाउ यू कैन रिमूव दैट स्टोन? सो व्हाट यू एक्चुअली डू, यू टेक अ रॉड एंड विद दैट रॉड यू मेक अ लीवर. ये जो कंडीशन इस वक्त इस पिक्चर में हुई हुई है वो बेसिकली लीवर की कंडीशन है. हमने फिज़िक्स में पढ़ा है, पिछली क्लासेस में पढ़ा है, 6, 7, 8 स्टूडेंट्स को भी पता होता है आजकल. तो इसके अंदर होता है आप लिवर क्रिएट करते हैं. उस लिवर के नतीजे में होता है कि बीच में फलक्रम होता है और जो आपकी एफर्ट है उसके साथ रॉड भी बनता है एफर्ट आर्म. अब होता ये है कि आपको कम एफर्ट लगानी पड़ती है लेकिन स्टोन बाहर आसानी रिमूव हो जाता है या उस जगह से हटा लिया जाता है. तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये रिसर्च है तो ये बिल्कुल ठीक होगा, ये गलत नहीं होगा. क्योंकि आपके जहन में जब आपके सामने जब कोई क्वेश्चन आता है, आप उसका जवाब बनाना शुरू करते हो, अपने जहन से सोचना शुरू करते हो, हाइपोथेसिस करते हो. उस हाइपोथेसिस के नतीजे में आप थ्योरी लेकर आते हो, उस थ्योरी के नतीजे में आप कंक्लूजन लेकर आते हो. हो सकता है कि आपकी थ्योरी सक्सेसफुल भी रहे और फेलियर भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि आपने एक रिसर्च किया, आपने एक आइडिया जनरेट किया, आप एक आइडिया के साथ एक थ्योरी लेकर आए, आपने हाइपोथेसिस किया, आप आइडिया लेकर आया, आपने थ्योरी जनरेट की एंड देन आप उस कंक्लूजन में पहुंचे, हाँ मेरी थ्योरी सक्सेसफुल रही. ऐसा ज़रूरी नहीं है. रिसर्च के नतीजे में फेलियर का सामना भी होता है या जो थ्योरी आप पेश करते हैं वो गलत भी हो सकती है.
इसी अगर हम अपने पास्ट में भी देखें, एक साइंटिस्ट ने किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च की, उस पर वर्किंग की, एक आइडिया दी, एक हाइपोथेसिस दी, एक थ्योरी दी, एक कंक्लूजन दिया, एंड देन वी केम टू नो द सेकंड साइंटिस्ट कम, एक दूसरी जनरेशन का साइंटिस्ट आता है, वो उस पर अगेन वर्किंग करता है, एंड देन वी कम टू नो कि वो जो थ्योरी थी वो फेल हो गई, वो गलत थी। फिर दूसरा साइंटिस्ट उस पर वर्किंग करता है, अपनी थ्योरी देता है, अपनी हाइपोथेसिस बनाता है। प्रोबेबली वो थ्योरी सही हो जाए, या ये पॉसिबल है कि वो भी फेलियर का सामना हो। तो ये जो थिंकिंग का प्रोसेस है ना, ये रुकता नहीं है। कभी कभी आपको आपके सवालात के जवाब मिल जाते हैं, लेकिन उस जवाब के अंदर एक नया सवाल क्रिएट हो जाता है, एक नई चीज़ क्रिएट हो जाती है, एक नई चीज़ आपके जहन में आती है, तो वहाँ से दोबारा रिसर्च शुरू हो जाती है। एक छोटी सी एग्जांपल और मैं दूंगी। अगर पीरियोडिक टेबल, जो हमारा पीरियोडिक टेबल आज जिस शक्ल में हमारे सामने, डेट इज़ नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेकिन उससे पहले मेंडलीज भी आया, डॉबरेनियस भी आया, ट्राइट आए, बहुत सारे आइडियाज़ आए तो उस पीरियोडिक टेबल पे कि हमें पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स को किस तरह से प्लेस करना चाहिए। उसमें एक साइंटिस्ट ने कहा कि आप जो है वो एटॉमिक मास के हवाले से रखें। जब एटॉमिक मास की बात आई तो फिर बात यह आया कि हर एलिमेंट के कुछ आइसोटॉप्स भी होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, किसी एलिमेंट के 2 आइसोटॉप्स हैं, किसी के 3 आइसोटॉप्स हैं, और हर एक आइसोटॉप का वज़न अलग है, मास अलग है। तो क्या हम एक ही एलिमेंट को 3 से 4 जगह, 2 जगह, 4 जगह प्लेस करेंगे? क्योंकि एटॉमिक मास के हिसाब से जब हम करते हैं तो 1 2 3, तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तो मैं क्या 3 जगह पे हाइड्रोजन को प्लेस करूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कोई और प्रेजेंटेशन दी, ग्रुप्स पे बात बनी, पीरियड्स पे बात बनी, इतने ग्रुप्स होने चाहिए, इतने पीरियड्स होने चाहिए, ग्रुप्स किस बेसिस पे होने चाहिए, पीरियड्स किस बेसिस पे होने चाहिए, कौन सी चीज़ है जो कि जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, कौन सी चीज़ है जो कि डिक्रीज़ होती जाएगी, अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा। ये बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वर्किंग के बाद आप एक नतीजे पे पहुंचते हैं। आप एक पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, और फिर उस पीरियोडिक टेबल को बनाते हुए आप ये भी सोचते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल में हमें इतनी जगह रखनी है, हमें ऐसा भी रखना है कि आगे फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स के लिए भी जगह रहे। तो दिस इज़ हाउ रिसर्च वर्क। एक साइंटिस्ट ने कोई आइडिया दिया, ज़रूरी नहीं है जो थ्योरी उसने पेश की वो सक्सेसफुल हो गई या वहाँ पे एंड हो जाए, सोच का अमल ख़त्म हो जाए। सोच चलती रहती है। सवालात के जवाब मिल गए, उन जवाबात में नए सवालात खोजे जाते हैं, और रिसर्च का सिलसिला चलता रहता है। फर्दर हम आते हैं कि रिसर्च बेसिकली क्या है। अगर सिंपल टर्म्स में हम बात करें तो सिस्टमैटिक क्वेस्ट फॉर अनडिस्कवर्ड ट्रूथ। रिसर्च क्या है? आपके जहन में जो सवालात आते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही होती हैं, उनसे रिलेटेड आपके जहन में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो रिसर्च ही है। आप किस तरह से सोचते हैं किसी भी मसले के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, the way you are thinking, it is also research. Manner of regarding accumulated facts, how you are basically settling that data, how you are analyzing that data, how you are looking into the fact, it is also the research. And then again I said the solution of the problem, the answer of the question that rises in your mind initially, that answer is also the research. तो रिसर्च एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव पे देखें या छोटे पर्सपेक्टिव पे देखें तो रिसर्च एक बहुत ही वास्ट चीज़ है, और जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी नज़र आती है, हमें बायो में भी नज़र आती है, हमें केमिस्ट्री में भी नज़र आती है, हमें फ़िज़िक्स में भी नज़र आती है। तो रिसर्च हर जगह मौजूद है, चाहे वो मार्केट रिसर्च हो, चाहे वो फिज़िक्स की रिसर्च हो, चाहे वो मेडिकल रिसर्च हो। तो रिसर्च इज़ एक्चुअली प्रेजेंट एवरीवेयर। एंड why research is present everywhere? Because the questions always comes in mind, and and there is always determination to answer those questions. उसके लिए रिसर्च की जाती है। तो रिसर्च हर जगह, हर फील्ड में एवरी टाइम मौजूद है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं साइंटिफिकली जो है वो रिसर्च क्या है, बेसिकली रिसर्च क्या है? रिसर्च इज़ एक्चुअली प्रेजेंट एवरीवेयर। बिकॉज द क्वेश्चंस ऑलवेज कम्स इन माइंड, एंड देयर इज़ ऑलवेज डिटर्मिनेशन टू आंसर दोस क्वेश्चंस। उसके लिए रिसर्च की जाती है। तो रिसर्च हर जगह, हर फील्ड में एवरी टाइम मौजूद है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं साइंटिफिकली जो है वो रिसर्च क्या है बेसिकली,
हमें रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई डू वी नीड रिसर्च, रिसर्च की ज़रूरत क्यों है। आपके जहन में क्या आता है अगर हम कहते हैं कि रिसर्च की ज़रूरत क्यों, क्या ज़रूरत है हमें रिसर्च करने की। बेसिकली रिसर्च हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है, प्रोबेबली इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद हो, प्रोबेबली आप इंफॉर्मेशन आपके नए क्वेश्चन से डेवलप करें, तो ये नीड्स पे भी डिपेंड करती है। नीड है, सवाल है, उसका जवाब चाहिए। मुझे ये जानना है कि एक पेशेंट आता है मेरे पास, उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसको गैस्ट्राइटिस है, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ मेरी नीड आ जाती है, वहाँ रिसर्च स्टार्ट हो जाती है। अ पेशेंट इज़ कमिंग टू मी हैविंग अ गैस्ट्राइटिस, आई एम थिंकिंग व्हाट शुड आई गिव हिम, सो देयर हाउ माई रिसर्च स्टार्ट एंड इट इज़ ऑन नीड बेस। पॉसिबिलिटीज़ क्या है, उस पेशेंट को पेट में दर्द है, गैस्ट्राइटिस है, एसिडिटी या वॉट एवर द इशू ही इज़ हैविंग राइट नाउ, व्हाट इज़ द रीज़न, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। ओवर ईटिंग की वजह से हो गया, फूड पॉइजनिंग है। जब हम ये सारी चीज़ें सोचते हैं तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके नतीजे में क्या होगा। तो बेसिकली जब आप रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च के अंदर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको भी यूज़ कर रहे होते हैं, नीड बेस पे यूज़ कर रहे होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ पे यूज़ कर रहे हो तो कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर यूज़ करते हैं, रिकमेंडेड एक्शन डिसीजंस ऑन हेल्थ, और इन सारे इन्फॉर्मेशन के नतीजे में आप पहुंचते हैं एक नतीजे के ऊपर, तो एंड ऑफ द रिसर्च हो जाता है। वहाँ पे आप सोचते हैं कि इस मसले का क्या हाल है और उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फ़ायदे क्या हैं, सबसे पहला फ़ायदा नॉलेज, मालूमात, इंफॉर्मेशन। हम बेसिकली जब कोई चीज़ कर रहे होते हैं, कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो हमारे नॉलेज में इजाफे का बायस बनता है। हो सकता है जो हाइपोथेसिस मैंने बनाई हो, जो मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स बनाए हो वो सही ना हो, लेकिन बट it adds up my knowledge, it adds up my knowledge the way that it is not the solution of this problem and next time I'm not going to go with that solution. तो रिसर्च बेसिकली आपकी नॉलेज में इजाफा करती है। प्रोफेशनल गोल, बहुत सारे लोगों का प्रोफेशनल गोल होता है रिसर्च करना, प्रोफेशनली आप सोचने लगते हैं एंड आप कुछ लोग अपने गोल्स के तौर पे सेट करते हैं, मुझे रिसर्च करनी है, आई विल मेक दिस रिसर्च, मुझे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करनी है, रिसर्च आर्टिकल लिखना है, तो प्रोफेशनली आपने अपना गोल सेट कर लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है। इंडिपेंडेंट वर्क, आप इंडिपेंडेंटली भी इसमें वर्क कर सकते हैं, एक्सपीरियंस आता है, आप सीखते हैं, आपकी पब्लिकेशन, आपकी जो डॉक्यूमेंट है, जो भी आपकी रिसर्च है, अगर वो सही है तो वो पब्लिश होती है एंड देन रेप्लिकेशन, उसी रिसर्च डॉक्यूमेंट से दूसरे लोग इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं और उसी के अंदर हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर कुछ चीज़ें थी जो कि फ़र्दर आंसर की जा सकती थी, या फिर उसे रेप्लिकेट करके फ़र्दर इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस करते हैं आने वाले लोगों के लिए। तो रिसर्च के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। रिसर्च में बेसिकली हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं जो भी चीज़ है, जैसे भी हम फॉर एग्जांपल कोई भी इंफॉर्मेशन है, हम या जो भी आपके जहन में क्वेश्चन है आप उसे एनालाइज करते हैं, रिसर्च टूल यूज़ करते हैं। जो रिसर्च की साइकिल है वो चलती किस तरह से, सबसे पहले आप एनालाइज करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, देन फिर आप रिसर्च टूल यूज़ करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम के हल के लिए क्या क्या चीज़ों को हम यूज़ किया जा सकता है, देन यू विल सर्च, आप सर्च करते हैं उन मसाइल के लिए, एवेल्युएट करते हैं कि क्या ये सही रहेगा, क्या ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, एंड देन आप जब किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं तो उसे अपने रिकॉर्ड्स में रखते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं एंड देन वो रिपीट होती है, क्योंकि नेक्स्ट जैसा कि मैंने बताया नेक्स्ट कोई साइंटिस्ट आता है उसके ऊपर फर्दर वर्किंग करना चाहता है उसी चीज़ के ऊपर, तो देन दैट साइंटिस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, तो वो जो आपके रिकॉर्ड्स रखे हुए होते हैं वो रिपीट होते हैं, दोबारा यूज़ होते हैं, एक नई रिसर्च के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, उसी इन्फॉर्मेशन को और बेहतर करने के लिए, एनहेंस करने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। स्टेप जैसा कि मैंने बताया कि कंडक्टिंग, अगर हम रिसर्च कंडक्ट करने के डिफरेंट स्टेप है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है व्हाट यू आर एक्चुअली गोइंग टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई। मैं एक रिसर्च आर्टिकल लिख रहा हूँ या मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है, आई हैव टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट रिसर्च।
फिर आप उसके जितने भी पुराने आइडियाज़ थे, जो कि ओल्ड कॉन्सेप्ट थे, जो ओल्ड थ्योरीज थी, उन सबको कलेक्ट करते हैं। आप बेसिकली एक नोटबुक बनाते हैं अपने रिसर्च आइडियाज़ की, उन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप कंसल्ट करते हैं अपने सीनियर से। फिर आप एक टीम बनाते हैं, देयर इज़ अ नीड ऑफ अ टीम, यू डेवलप अ टीम कि किस किस को क्या क्या काम करने हैं। फिर आप प्रोग्राम्स बनाते हैं और फिर उस रिसर्च के बेस पे एक थ्योरी बनाते हैं। अगेन जैसा कि मैंने कहा कि वो थ्योरी जो आप बनाएंगे, हो सकता है वो सही भी हो, गलत भी हो, लेकिन रिसर्च का प्रोसेस रुकता नहीं है, उसी रिसर्च के ऊपर दोबारा से रिसर्च चलती रहती है। रिसर्च प्रपोजल की जब हम बात करते हैं, तो जब भी रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले रिसर्च के क्वेश्चंस को देखा जाता है कि आप किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करने हैं। बेसिकली मैं एक टॉपिक ले लेता हूँ और मैं सोचता हूँ मुझे उस पर रिसर्च करनी है, तो व्हाट टॉपिक यू आर गोइंग टू टेक। मुझे बेसिकली ये देखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जिन्हें डायबिटीज़ है। दिस इज़ माई क्वेश्चन। इसका फ़ायदा क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या आप समझते हैं कि हाउ विल इट दिस रिसर्च विल सिग्निफाई you, what is the significance of this research, that I am going to determine how many diabetic patient are there, so what is, how significant it is, and then फिर आप डिज़ाइन करते हैं, you will design a study कि मुझे किस तरह से इस रिसर्च के प्रोजेक्ट को लेके चलना है। फिर आप सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, उसमें आप वेरिएबल सेट करते हैं और फिर जितने भी स्टैटिकल्स इश्यूज़ होते हैं उन्हें देखते हैं। अच्छा, रिसर्च के अंदर नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि बेसिकली हमें ये देखना है कि कितने पेशेंट में फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है या डायबिटिक इश्यूज़ वाले पेशेंट हैं, किस वजह से उनमें डायबिटीज़ है, जियोग्राफिकली है या कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से सारे इश्यूज़ हैं। तो आप इन सब चीज़ों को देखते हैं, तो ये आपकी बेसिकली रिसर्च है। अच्छा, नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। फिजियोलॉजी क्या है रिसर्च की। आप डिज़ाइन करते हैं स्टडी को कि मुझे स्टडी को किस तरह से लेके चलना है, अपनी क्या करना होगा, डिज़ाइनिंग करता हूँ स्टडी की, इम्प्लीमेंट करते हैं उस स्टडी को कि किस तरह से मुझे इम्प्लीमेंट करना है। इसके अलावा आप इन्फेरेंसेस बनाते हैं, ड्राइंग कैजुअल इन्फेरेंस, और फिर उस रिसर्च में जो एरर्स होते हैं उन्हें आप देखते हैं कि किस तरह से अगर उसके अंदर कोई इश्यूज़ हैं किस तरह से वो बेहतर किया जा सकता है। अगर आपने एक प्लान किया है कि मुझे 20 पेशेंट का डेटा कलेक्ट करना है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरे पास 20 पेशेंट का डेटा आ सकता है। अब अगर एक स्टडी आप कर रहे हैं और सिर्फ 20 पेशेंट का डेटा दे रहे हैं, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है उस स्टडी के लिए? तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिसर्च के हवाले से, जब हम एथिक्स की बात करते हैं, रिसर्च के अंदर एथिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब आप स्पेशली तब जब आप किसी ह्यूमन सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, उसमें 3 बेसिक चीज़ों को आपको हर हाल में नज़र रखना है: पर्सन्स, बेनिफिशरीज एंड जस्टिस। पर्सन, आप जिस भी पर्सन को ले रहे हैं, सबसे पहले तो यू हैव टू रिस्पेक्ट हिज और हर कॉन्फिडेंशियलिटी। उसके बाद उसको उससे फ़ायदा भी है कि नहीं। अगर आप एक मेडिसिन यूज़ करवाना चाह रहे हैं किसी पेशेंट के अंदर, किसी के अंदर, तो क्या उसे फ़ायदा भी है या सिर्फ आप अपनी रिसर्च के मकसद के लिए काम कर रहे हैं। जस्टिस होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए आपका रिसर्च। इस पर छोटी सी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। पहले भी रिसर्च होती रही है और अरसे दराज से होती रही है। होता ही था, एक टस्कैजी नाम की स्टडी हुई थी जिसकी हम डिटेल में कभी फिर बात करेंगे। खैर, इन्हीं नताइज में जहाँ पे ह्यूमिलेशन हुई ह्यूमन बींग्स की, इंसानों की, मेडिसिन होते हुए पेशेंट को ट्रीटमेंट से दूर रखा गया। इन्हीं सब वजूहात की वजह से बनी ICGCP गाइडलाइन। ICGCP गाइडलाइंस इसलिए डेवलप की गई कि ताकि जब भी रिसर्च हो तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, इसकी वजह ये थी कि बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी होती रही पास्ट में जहाँ पे ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन बींग्स ही ना समझा गया। और दूसरी बात ये कि मेडिसिन आने के बावजूद, उस मसले का हल आने के बावजूद, किसी भी बीमारी की वजह से अगर कोई पेशेंट सफ़र कर रहा था, उसकी दवाई बन जाने के बावजूद उन पेशेंट्स को नहीं दिया गया, बिकॉज वी वांट टू कलेक्ट आवर रिसर्च डेटा। इसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी को रिस्पेक्ट नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें हैं जिन सब चीज़ों को हमें रिस्पेक्ट करना है रिसर्च के हवाले से। तो रिसर्च महदूद नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। रिसर्च मार्केट में भी आपको नज़र आए कि मार्केटिंग रिसर्च हो रही होती है, उसके अंदर ये है कि आप ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा चल रहा है, कौन सी प्रोडक्ट की नीड है मार्केट में,
यू आर डूइंग अ रिसर्च। मेडिकली आप देख रहे होते हो कंटिन्यूसली मेडिकल के अंदर रिसर्च हो रही है, एंटी कैंसर ड्रग्स पे वर्किंग हो रही है। पहले कुछ और ड्रग्स यूज़ हो रही थी, अब कुछ और ड्रग्स यूज़ हो रही हैं। लाइक आजकल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ पे वर्किंग हो रही है, मैप्स पे वर्किंग हो रही है दैट आर यूज़ फॉर द एंटी कैंसर ड्रग्स। ऐसे एंटी कैंसर ड्रग्स किस तरह से पेशेंट को सफ़र किए बगैर जो है वो लॉन्ग टर्म आप जो है वो सर्वाइवल प्रोवाइड कर सकें। तो मेडिकल में रिसर्च हो रही है, हर फील्ड में रिसर्च कंटिन्यूसली हो रही है, लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, लोगों के लिए आसानियाँ करने के लिए। अल्लाह ताला आप सबके लिए भी आसानी फरमाएं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।